नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली से दो शादी का योग कैसे देखा जाता है। हम लोगों को जब किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत गहन जानकारी हासिल करनी होती है तो हम लोगों को उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी अध्ययन करना होता है। और नवमांश कुंडली देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति की कितनी शादियां होगी और व्यक्ति को वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त होगा। आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं। इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विवाह कितने होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम, नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह बलहीन होकर, निर्बल होकर, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो छठवां भाव है वो 7वें भाव का 12वां भाव है, यानी कि वैवाहिक जीवन का व्यय करने वाला। और जन्म कुंडली के अंदर छठवें भाव को शत्रु भाव भी माना गया है। अगर सप्तमाधिपति ग्रह छठवें भाव में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि जीवन साथी ही शत्रु बनेगा। दूसरा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह बलहीन होकर, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो भी दो शादी का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो अष्टम भाव है ये असाध्य रोगों का है, आकस्मिक दुर्घटना का है, मृत्यु का भाव है। अगर जो सप्तमेश अष्टम भाव में बलहीन होकर पाप ग्रहों से द्रष्ट होता हो तो इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति के जीवन साथी का अकाल मृत्यु हो सकता है या फिर उसे कोई असाध्य रोग हो सकता है। उसके बाद तीसरा नियम, नवमांश कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह बलहीन होकर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 12वें भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें भाव में बैठा हो तो भी दो शादी का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो 12वां भाव है वो 7वें भाव का छठवां भाव यानी कि शत्रु भाव, 7वें भाव का शत्रु भाव माना गया है और इसे व्यय भाव भी माना गया है। और एक चीज देखी गई है, अगर सप्तमाधिपति ग्रह 12वें भाव के अंदर बलहीन होकर पाप ग्रहों से द्रष्ट हो तो यह भी देखा गया है कि उस व्यक्ति का जीवन साथी धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है और काफी सालों तक वहां रहता है और इस व्यक्ति को शारीरिक सुख नहीं मिलता, मानसिक सुख नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता और ये सब की कमी पूरी करने के लिए वो व्यक्ति बाहर किसी व्यक्ति से अनैतिक संबंध बनाता है जो समाज से छुपा हुआ होता है। तो ये भी एक प्रकार का द्विविवाह योग माना गया है। चौथा नियम, नवमांश कुंडली के 7वें भाव में और 12वें भाव के अंदर, दोनों भाव के अंदर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह बैठे हो। कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही या उच्च का होकर पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो और नवम भाव शुभ बनता हो तो भी दो शादी का योग बनता है। अर्थात उन लोगों की पहली शादी टूट जाती है और फिर वो लोग दूसरी शादी जो करते हैं उसके अंदर उन्हें बहुत ज्यादा सुख मिलता है। वैसा ही एक दूसरा नियम है कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के अंदर कोई भी अशुभ योग बनता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, गुरु चंडाल योग, श्रापित योग, विष योग,
संघर्ष योग जैसा कोई अशुभ योग बनता हो, या फिर सप्तमाधिपति ग्रह कुंडली में कहीं भी इस प्रकार के कोई अशुभ योग बनाता हो, और नवम भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर कुंडली के कारक ग्रह या शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती हो, तो भी दो शादी का योग बनता है। और ऐसे लोगों को पहली शादी टूटने के बाद जब दूसरी शादी करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा सुख मिलता है। अभी हम छठवां नियम देखेंगे। नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर कमजोर होता हो, और नवमांश कुंडली के नवम भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हो या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो भी ऐसे लोगों को प्रथम विवाह भंग होने के बाद जब दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी के अंदर बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर दो या दो से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ती हो, और सप्तमाधिपति ग्रह छठवें, आठवें, 12वें भाव में बलहीन होता हो, तो भी दो शादी का योग बनता है। और ऐसे लोगों को भी प्रथम विवाह के अंदर बिल्कुल सुख नहीं मिलता और दूसरी शादी करने के बाद बहुत ज्यादा सुख मिलता है। आठवां नियम, नवमांश कुंडली में सप्तम भाव के अंदर द्विस्वभावी राशि बैठी हो। अभी आप कहोगे द्विस्वभावी राशि यानी कौन सी, तो सुनिए, मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये चारों राशि द्विस्वभावी राशि है। फिर से बोलता हूं, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में द्विस्वभावी राशि हो और सप्तमाधिपति ग्रह भी द्विस्वभावी राशि में बैठा हो, तो भी निश्चित तौर पे दो शादी का योग बनता है। नौवां नियम, नवमांश कुंडली का सप्तमेश ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा हो, वो नक्षत्र का स्वामी द्विस्वभावी राशि में बैठा हो, तो भी दो शादी का योग बनता है। 10वां नियम, नवमांश कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह, फिर से बोलता हूं, नवमांश कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह जन्म कुंडली के अंदर छठवें, 8वें, 12वें भाव के अंदर बलहीन होकर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो भी प्रथम विवाह का सुख नहीं मिलता, उन लोगों को दूसरी शादी के अंदर सुख मिलता है। एक आखिरी नियम बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो भी ऐसे लोगों की पहली शादी का सुख नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को कुंडली मिलाप करके दूसरा शादी करना चाहिए। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की पहली शादी टूटने का योग है, तो हम लोग उन्हें सलाह देते हैं। अगर कोई पुरुष व्यक्ति हो तो हम उसे सलाह देते हैं कि आपकी पहली शादी टूटने का योग है, तो अर्क विवाह की पूजा करके प्रथम विवाह के योग को टाल देना चाहिए, उसके बाद कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर मान लो कि कोई लड़की की कुंडली में हमें पता चलता है कि इसकी पहली शादी टूटने का योग है, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि इस लड़की का पहला कुंभ विवाह का पूजा किया जाए, यानी कि भगवान विष्णु के साथ उसकी शादी करके प्रथम विवाह के योग को टाल देना चाहिए, उसके बाद कुंडली मिलाप करके दूसरा विवाह करना चाहिए। अगर मान लो लड़का या लड़की की कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग हो, तो लड़का हो तो 2 बार अर्क विवाह करे और लड़की हो तो 2 बार कुंभ विवाह करे, उसके बाद कुंडली मिलाप करके तीसरे विवाह में प्रवेश करे। प्रिय दर्शकों, कुंभ विवाह और केली विवाह ये बहुत ही असरदायी विधि है। मैं पिछले 27 सालों में कई लोगों की पूजा कर चुका हूं और ये पूजा करने से कई लोगों का विवाह का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, और आज कई लोग शादीशुदा होके कई 2-2, 3-3 बच्चों के बाप या माँ बन चुके हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।